हेलो एवरीवन, वेलकम टू वॉरियर डिफेंस एकेडमी। हम यहाँ पे आपके बायोलॉजी का सीरीज चला रहे हैं यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस, एफकेट और सीएपीएफ के लिए। जो भी आपके बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जो एग्जाम्स में आ रहे हैं, आपके सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी। ठीक है, लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, ये उसी का आपका नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, बैक्टीरिया उसी से कंटिन्यू भी हो रहा है एज अ नेक्स्ट टॉपिक की तरह। तो मैं ये एश्योर कर रहा हूँ कि अगर आपके इन सब टॉपिक्स में कोई भी अगर डाउट होगा तो वो आपका सारा चीज़ें अब तक जो भी डाउट रही होंगी वो सॉल्व हो जाएंगी एग्जाम पर्सपेक्टिव से, बिल्कुल। और बाकी जो क्वेश्चंस अगर आपके किसी एग्जाम से पूछे जा रहे हैं, मैं भी वो आपको मेंशन कर दूंगा कहीं पे जो एग्जाम पूछा गया होगा क्वेश्चंस। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम था आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक था। हमने वहां तक आपका मोनेरा के टॉपिक तक हमने पढ़ा था। उसका नेक्स्ट टॉपिक क्या था? बैक्टीरिया डिस्कस करना था। मैंने कहा था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बैक्टीरिया डिस्कस करूंगा। तो देखिए बैक्टीरिया स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर कोई बैक्टीरिया से क्वेश्चन आता है, आपके जो भी डाउट्स वगैरह होंगे क्लियर हो जाएंगे इससे। तो देखिए बैक्टीरिया का एक ये सेल स्ट्रक्चर है आपका। ठीक है, क्या क्या होता है एक बैक्टीरिया के सेल स्ट्रक्चर में? देखिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा है। बाहरी सबसे आउटर मोस्ट लेयर, जिसको मैंने बोला स्लाइम लेयर, या फिर आपको क्या बोला गया, इसको कैप्सूल बोलते हैं। सेकेंड देखिए आपका, उसके नीचे आपका होता है सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। उसके अंदर एक सेल के अंदर, बैक्टीरियल सेल के अंदर आपके क्या क्या मिल रहा है? आपका ये प्लाज्मिड, क्रोमोसोम, राइबोसोम्स। क्या है ये? देखिए ये आपका क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम डीएनए मेनली है इसमें। ठीक है, जो आपका जेनेटिक मटेरियल होता है बैक्टीरिया में वो क्या होता है? डीएनए है आपका। इसके अलावा एक जेनेटिक मटेरियल और पाया जाता है एज अ प्लाज्मिड के नाम से। आप प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरिया में, जो क्या है? ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ही है, डबल स्टैंडर्ड है, सर्कुलर शेप में होता है। और इसकी खासियत ये होती है कि ये अपने आप को रेप्लिकेट खुद से करता है, इंडिपेंडेंटली करता है। ये नहीं कि अगर क्रोमोसोम आपको रेप्लिकेशन, जब सेल का टॉपिक था तो मैंने आपको रेप्लिकेशन बताया था, जब डीएनए या फिर आरएनए अपने आप को रेप्लिकेट कर रहा है तो क्रोमोसोम्स बैक्टीरिया में भी रेप्लिकेट होते हैं, लेकिन जो प्लाज्मिड के डीएनए है ये इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट होता है, ये इस पर डिपेंड नहीं करता है अपने रेप्लिकेशन के लिए। ठीक है, इसीलिए प्लाज्मिड का सबसे बड़ा यूज होता है आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग में। जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की आप बात करते हैं या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो भी टॉपिक चल रहा है, उसमें सबसे मेन आपने देखा होगा हमेशा जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए हम किसको यूज कर रहे हैं? प्लाज्मिड को, क्योंकि अपने आप को रेप्लिकेट करता है, डिवाइड करता है और इंडिपेंडेंटली डिवाइड करता है, वेरी फास्ट डिवाइड करता है ये। ठीक है, तो देखिए और क्या है इसमें? साइटोप्लाज्म। ये जो आपका स्लाइमी लेयर है इसको हमने क्या बोल दिया? साइटोप्लाज्म बोल दिया। साइटोप्लाज्म में और क्या सस्पेंडेड मिल जाता है आपको? राइबोसोम्स मिल जाता है। ये देखिए बाहर मैंने दो चीज बना के रखी है, ये आपके माइन्यूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, छोटे छोटे बाल की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इसको मूव करने में हेल्प करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? सीलिया बोलते हैं। और इसके अलावा एक या दो या फिर दो से ज्यादा भी मिल जाते हैं क्या? फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या होता है? ये भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो क्या करते हैं? प्रोपेल करते हैं बैक्टीरिया को मूव करने के लिए, लेफ्ट राइट आगे की तरफ थ्रस्ट प्रोवाइड करते हैं ये फ्लैजिला को। इसको क्या होता है? फ्लैजिला जब मूव करता है तो इसको थ्रस्ट प्रोवाइड करता है। तो क्या काम है? सीलिया और फ्लैजिला दोनों मूवमेंट में काम करते हैं। ध्यान रखिएगा, जब सीलिया बोला जाता है तो ये पूरे बॉडी में फैला होता है चारों तरफ, और फ्लैजिला आपके किसी भी साइड में हो सकता है, एक हो सकता है, दो हो सकता है, उससे ज्यादा भी पाए जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अच्छा, ये जो आउटरमोस्ट लेयर की मैंने बात की, कई बार आपने स्लाइम लेयर भी लिखा हुआ देखा होगा और कैप्सूल भी लिखा रहता है। डिफरेंस क्या हो जाता है? अगर स्लाइम लेयर की बात की जाए तो स्लाइम लेयर केवल एक चीज से बनती है, वो कहते हैं पॉलीसैकेराइड्स। अच्छा, पॉलीसैकेराइड्स ये आप इतना तो जान रहे हो, सैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स, पोली जब ज्यादा हो जाते हैं, जिनके यूनिट्स अगर ज्यादा हो जाते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? वर्ड पोली यूज करते हैं। तो अगर इसका जो आउटरमोस्ट लेयर है बैक्टीरिया का, अगर केवल पॉलीसैकेराइड से बना है तो हम इसको बोल देते हैं स्लाइम लेयर। कई बार आपने कैप्सूल लिखा हुआ देखा होगा, आपको एक ही चीज मिलेगी, या तो कैप्सूल मिलेगी या फिर स्लाइम लेयर लिखा हुआ मिलता है। कैप्सूल अगर हम बोलते हैं तो इसमें पॉलीसैकेराइड्स के साथ साथ एक चीज और ऐड हो जाती है, एमिनो एसिड्स ऐड हो जाती है इसमें। ठीक है, तो ये आपका आउटरमोस्ट लेयर था। तो देखिए ये एक बैक्टीरियल स्ट्रक्चर है, सेल का स्ट्रक्चर है। अब इसको हम और क्लासिफाई करते हैं, बैक्टीरिया के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। देखिए बैक्टीरिया की डिस्कवरी पहले देखिए, किसने बैक्टीरिया की सबसे पहले डिस्कवरी की? एंटोन वेन लीवेनहॉक। ठीक है, अच्छा इसी के साथ साथ आप एक चीज और ध्यान रखिएगा, वायरस की डिस्कवरी किसने की? पूछा जा चुका है, तो बैक्टीरिया के लिए भी ध्यान रखिएगा, एंटोन वेन लीवेनहॉक ने बैक्टीरिया की डिस्कवरी की। इसकी जो नेमिंग होती है, हम जब बैक्टीरिया के आपने नाम पढ़े होंगे, जैसे लैक्टोबैसिलस हो गया, डिप्लोकोकस निमोनिया हो गया, ये जो नेमिंग है किस बेसिस पे की जाती है? ये इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे नेमिंग की जाती है। कैसे?
अगर बैसिलस नाम आ रहा है, कोकाई आ रहा है, स्पाइरल एंड विब्रियो, ये 4 बेसिस होते हैं इनको क्लासिफाई करने के लिए। बैसिलस का मतलब होता है रॉड शेप। ऐसे बैक्टीरिया जो रॉड शेप के हो उनको हम किस में रखते हैं? बैसिलस में रखते हैं। एग्जाम्पल लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जानते होंगे जो मिल्क को किस में चेंज करता है? कर्ड में चेंज करता है, लैक्टोबैसिलस पाया जाता है। तो अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए जो लैक्टोबैसिलस है ये कैसे शेप का बैक्टीरिया है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है क्या? रॉड शेप का है ये, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरिया, डिप्थेरियाई, ठीक है। जो डिप्थेरिया जो आपने डिजीज पढ़ी है वो उसका जो कॉजल एजेंट है वो क्या है? आपका बैक्टीरिया है। और वो बैक्टीरिया कैसे शेप का है? रॉड शेप का है। तो देखिए नाम में इनका आ जाता है बैसिलस। दूसरा कोकाई। कोकाई का मतलब होता है स्फेरिकल, जो गोल होते हैं, स्फेरिकल। एग्जाम्पल मैं आपको ले लेता हूँ डिप्लोकोकस निमोनिया, जो निमोनिया कॉज करता है बैक्टीरिया, वो किस शेप के होते हैं? कोकाई यानी स्फेरिकल शेप के होते हैं। स्पाइरल, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो स्पाइरल शेप्स में चलते हैं इस तरीके से, ठीक है। कोकाई का मतलब हो गया कैसा? स्फेरिकल। अब बैसिलस इस तरीके से रॉड शेप, लंबे लंबे, ठीक है। देखिए स्पाइरल जैसे स्पाइरिलम, ठीक है। स्पाइरिलम का जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी बहुत ज्यादा यूज रहता है। तो जो स्पाइरिलम बैक्टीरिया होते हैं वो किस शेप के होते हैं? आपके स्पाइरल शेप के होते हैं। लास्ट देखिए विब्रियो। विब्रियो का मतलब होता है कॉमा शेप। कॉमा शेप, कॉमा किस तरीके से? इस तरीके से, ये इसका शेप होता है। कॉमा जैसे कॉमा आप लगाते हैं एकदम वही शेप का होता है। एग्जाम्पल विब्रियो से आपको याद आ जाना चाहिए ये नाम, विब्रियो कोलेरा, जो कोलेरा को कॉज करता है। जो कोलेरा को कॉज करने वाला जो बैक्टीरिया होता है उसका शेप क्या होता है? उसका कॉमा शेप का होता है वो बैक्टीरिया। तो इस बेसिस पे देखिए आपके एग्जाम्स में किस पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन बन सकता है। अगर उन्होंने डायरेक्टली ये पूछ लिया कि जो डिजीज, जो कोलेरा डिजीज कॉज कर रही है बैक्टीरिया, वो किस शेप का है। अब आप सोचेंगे यार इतना मुश्किल क्वेश्चन, मुझे क्या पता शेप क्या है। नाम ही में विब्रियो लिखा हुआ है तो आप समझ सकते हैं विब्रियो का मतलब ही क्या होता है? कॉमा शेप। तो आपके लिए क्या हो जाएगा? बहुत इजी हो जाएगा इस चीज को, ठीक है। तो देखिए बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन उनका केस किस बेसिस पे होता है? उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे होता है, बैसिलस, कोकाई, स्पाइरल और विब्रियो। तो देखिए हमने बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर का और इनके नेमिंग को हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम इसको डिस्कस करते हैं इसके सेल वॉल के लिए। देखिए इसका सेल वॉल जानना क्यों जरूरी है ये अभी मैं आपको बताऊंगा आगे। तो पहले देख लेते हैं सेल वॉल। बैक्टीरिया का सेल वॉल जो पेप्टिडोग्लाइकेन या फिर म्यूकोपेप्टाइड से बना होता है, इनमें 3 चीजें पाई जाती हैं। एक होता है NAG, दूसरा NAM और तीसरा क्या है आपका? पेप्टाइड चेन। NAG का मतलब हुआ N एसिटाइल ग्लूकोसामीन, ठीक है। NAM का मतलब हुआ आपका N एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और थर्ड आपका क्या है? पेप्टाइड चेन है। देखिए नाम याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना तो नहीं पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इसकी। लेकिन देखिए इसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है। आपने सुना होगा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में। क्या होता है ये ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव? ये आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए ग्राम पॉजिटिव और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो हमने किस बेसिस पे बोला उन्हें ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव? एक ये बता देता हूँ मैं कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्या था? क्रिश्चियन ग्राम, ठीक है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने बैक्टीरिया को क्लासिफाई करने के लिए उनमें स्टेनिंग की। स्टेनिंग कैसे की उन्होंने बैक्टीरिया को कल्चर में क्या किया? उन्होंने पहले उसमें क्रिस्टल वायलेट कलर से पहले उसको स्टेन कर दिया कुछ बैक्टीरिया को। फिर उन्होंने क्या किया? क्रिस्टल वायलेट के बाद उन्होंने उस पे आयोडीन का सॉल्यूशन डाला, ठीक है। आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद इन्होंने क्या किया? उसको वॉश किया, उस कल्चर को वॉश किया। किसका यूज करके? अल्कोहल। कौन सा? इथाइल अल्कोहल का यूज करके। जब ये तीनों प्रोसेस हुई तो उन्होंने ये देखा कि कुछ बैक्टीरिया थे जिन्होंने क्रिस्टल वायलेट कलर को रिटेन किया हुआ है, अपने में रोक के रखा है, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जिनमें क्रिस्टल वायलेट कलर धुल चुका था क्योंकि उन्होंने किससे वॉश कर दिया था? उसको लास्ट में अल्कोहल से वॉश कर दिया था। तो इन्होंने ये बोला कि जो रिटेन कर चुका है, ऐसे बैक्टीरिया जो अभी भी क्रिस्टल वायलेट कलर शो कर रहे हैं, उसको उन्होंने क्या बोला कि वो कैसे हैं? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। और ऐसे बैक्टीरिया जो इथाइल अल्कोहल से वॉश करने के बाद, आफ्टर ये सारे 3 प्रोसेस के बाद जो इथाइल अल्कोहल से वॉश किया तो उनका क्या हुआ? उनमें पूरी वॉशिंग हो गई और उनका जो कलर था, जो नॉर्मल पहले वाले कलर थे, वही सेम आ गए। तो इससे इन्होंने क्या डिफाइन किया? इन्होंने ये बोला कि जिन्होंने कलर ले लिया उनको क्या बोला? ग्राम पॉजिटिव। और जो बिल्कुल वॉश आउट हो गए उनको उन्होंने क्या बोला? ग्राम नेगेटिव। क्यों हुआ ऐसा?
ये इस वजह से हुआ क्योंकि देखिए जो पेप्टिडोग्लाइकेन था आपका, पेप्टिडोग्लाइकॉन का लेयर था, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में कैसा था, ये थिक लेयर था, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया था उनमें कैसे लेयर पाया जाता है, ये थिन लेयर में पाया जाता है। इसके अलावा और भी डिफरेंस हो जाते हैं इससे इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि सेल वॉल जो थे, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के थे वो कैसे देखे गए, वो सिंगल लेयर के देखे गए, और जो सेल वॉल आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के थे वो कैसे थे, डबल लेयर में थे। इससे हुआ क्या, जो पेप्टिडोग्लाइकेन का लेयर अगर थिक हो गया और थिन हो गया तो इससे क्या दिक्कत हुई, इससे ये हुआ, ये पता चला कि उनमें एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस कैसा है। आपको कुछ होता है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो आप क्या करते हैं, आप एंटीबायोटिक मेडिसिन का यूज करते हैं, और फिर ये देखा जाता है कि उस पर वो कितना इफेक्टिव हो रहा है, कहीं वो ज़्यादा रेजिस्टेंट तो नहीं है या फिर वो ससेप्टिबल है। ससेप्टिबल मतलब वो नॉर्मल आपके एंटीबायोटिक कोई आपने मेडिसिन ली तो उससे वो नॉर्मल हो जाएगा, या फिर रेजिस्टेंट अगर होगा तो उससे उसका कोई फायदा नहीं होगा, उससे कोई नुकसान नहीं होगा बैक्टीरिया को। तो ये हमको कैसे पता चला, इसी स्टेनिंग के थ्रू पता चला। एग्जाम्पल में मैं कह सकता हूँ जैसे निमोनिया होता है, निमोनिया क्या है, निमोनिया जो बैक्टीरिया है वो आपके किस उसमें आता है, ग्राम पॉजिटिव में आता है, और आपका साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफाई, साल्मोनेला टाइफी जो टाइफाइड कॉज करता है वो कैसा है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये एग्जाम में यूपीएससी के भी पूछा जा चुका है एक बार की ससेप्टिबिलिटी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ज़्यादा होती है या ग्राम नेगेटिव में। पढ़ाते टाइम भी मैंने आपको कहा था कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने हर बार इसको क्लास में कवर भी कराया था, इस बार भी मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या टॉपिक कवर किया, आपका बैक्टीरिया कवर किया, यानी अभी आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो टॉपिक था मोनेरा वो डिस्कस हुआ है। अभी सोचिए इतने देर में अभी आपका एक टॉपिक, इसके बाद आपके अभी 4 टॉपिक और बचे हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमल का। ठीक है, तो ये आपका बैक्टीरिया का पूरा था। तो देखिए लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, कोशिश करिएगा आप लोग घर में बिल्कुल पढ़ाई करते रहिएगा। यूपीएससी की डेट आ चुकी है, सबको पता होगा, एनडीए हो, सीडीएस हो, चाहे यूपीएससी हो, सबकी डेट आ चुकी है, सीएस की भी डेट आ चुकी है। तो आप आराम से घर पे पढ़ाई करिए इस चीज़ को, जब तक हमारे इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन क्लासेस नहीं स्टार्ट होती, जैसा गवर्नमेंट का डायरेक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग हम फिर ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे। जब तक नहीं हो रहा है आप क्या करिए, आप ऑनलाइन स्टडी करिए। बाकी जो भी डाउट होगा आपके इस पे प्लेटफॉर्म पे आपको नंबर दिख जाएगा, आप उस पर कॉल करिए, जो भी होगा आप कमेंट भी कर सकते हैं। बाकी जब आपका ये ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी तो ये सारी चीज़ें आपको ऑफलाइन पढ़ाई जाएंगी, तो शायद आपको बहुत अच्छे बेहतर समझ में आए, और जो डाउट होगा वो आप क्लियर कर पाएंगे और अच्छे से। चलिए, जय हिंद, जय भारत।